सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे घटना चक्र, समसामयिकी घटना चक्र जो दृष्टि की वार्षिक आई है उसी से संबंधित हम उसी को पूरा देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की बात करें तो ये 8वां संस्करण था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये 8वां संस्करण, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। जो लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है वो इंदौर है। ठीक है, हालांकि इस वर्ष इंदौर के साथ साथ सूरत जो गुजरात का शहर है को भी प्रथम रैंक प्रदान की गई, यानी कि सूरत और इंदौर को प्रथम रैंक प्रदान की गई है, दोनों को सामूहिक रूप से। ठीक है, आगे देखते हैं जो शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग है 1 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में। तो पहले स्थान पर हमारा है इंदौर और सूरत। इंदौर ये मध्य प्रदेश का है, 7वीं बार लगातार प्रथम स्थान पर बना है। दूसरा यानी कि हमारा जो पहला दूसरा राज्य शहर है वो सूरत है, गुजरात का है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आया है नवी मुंबई जो महाराष्ट्र का शहर है। चौथे नंबर पर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का है। 5वें नंबर पर भोपाल ये मध्य प्रदेश का है। 6वें नंबर पर विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश का है। और 7वें नंबर पर नई दिल्ली जो कि हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी। तिरुपति ये आंध्र प्रदेश का शहर है। और ग्रेटर हैदराबाद ये तेलंगाना का है। और 10वें नंबर पर आया है पुणे जो महाराष्ट्र का शहर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 1 लाख से कम की जनसंख्या श्रेणी में जो हमारा नगर है, शहर है, वो सासवाड़ है। ये महाराष्ट्र का है, प्रथम स्थान पर आया है 2023 में। ठीक है, सासवाड़। इसके बाद में अगर बात करें तो शीर्ष राज्यों की, तो शीर्ष जो राज्य हैं तो नंबर 1 पर आया है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर मध्य छत्तीसगढ़ है, और चौथे पर उड़ीसा आया है, 5वें पर तेलंगाना आया है। देखिए, और जो 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो है वो 9वां स्थान है। ठीक है, और बिहार का 15वां स्थान है। तो हमारा यूपी स्पेशल में पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल करंट में 27 राज्यों की सूची में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो 9वां है। ठीक है, आगे देखते हैं जो मध्य प्रदेश स्थित जो महू छावनी की बात करें तो छावनी को भारत का, यानी कि जो भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया है किसको, मध्य प्रदेश की महू छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। जिसको चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। किसके रूप में? कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को, ठीक है, नोएडा को 5 स्टार रेटिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। फिर आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु एक स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत गीत के सॉरी स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया है। और इस गीत के अगर शीर्षक की बात की जाए तो इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है, नया विकल्प है। और इस गीत के गायक जो हैं वो कैलाश खेर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 ये 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की गई। और ये वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें तो विभिन्न शहरों में, विभिन्न श्रेणियों में जो शीर्ष 3 शहर हैं, श्रेणी श्रेणी 1 में जो है नंबर 1 पर इंदौर आया है, ये मध्य प्रदेश का शहर है। और 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में
श्रेणी 1 है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, ठीक है। नंबर 1 पर इंदौर, दूसरे पर आगरा है, ये उत्तर प्रदेश का है, और तीसरे पर ठाणे महाराष्ट्र। ये कौन सी है? ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है। आगे देखते हैं श्रेणी दूसरी में, जो श्रेणी दूसरी आती है उसमें 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या में नंबर 1 पर अमरावती है जो महाराष्ट्र का शहर है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, ये उत्तर प्रदेश का है, और तीसरे नंबर पर गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश का है। और श्रेणी तीसरी जो है वो 3 लाख से कम जनसंख्या वाली है, तो उसमें पहले नंबर पर आया है वो परवाणु, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य का शहर है। दूसरे नंबर पर कालाम, जो हिमाचल प्रदेश का है। यानी कि पहले और दूसरे पर हिमाचल प्रदेश बना हुआ है, और तीसरे नंबर पर अंगुल, ये उड़ीसा का शहर है, ठीक है। ये जो तीसरी श्रेणी है वो 3 लाख से कम जनसंख्या वाली होती है, दूसरी श्रेणी वो 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या की होती है, और जो चौथी यानी कि जो पहली श्रेणी है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या की है, जिसमें इंदौर पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर पर आगरा है, और तीसरे पर ठाणे है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बता ही दिया, जो 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाली, उसमें अमरावती पहले नंबर पर है, दूसरे पर मुरादाबाद है, और तीसरे पर गुंटूर है। श्रेणी तीसरी है जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाली होती है, उसमें परवाणु, जो हिमाचल प्रदेश का पहला है, दूसरा हिमाचल प्रदेश का काला अम्ब है, और तीसरा अंगुल, ये उड़ीसा का है, ठीक है। आगे देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें देखते हैं श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करें तो जो दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश में वो आगरा शहर है, ठीक है। यानी कि समग्र स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जो उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर आगरा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का यानी कि ये पहला शहर है, ठीक। 11वें नंबर पर वाराणसी आया है, 12वें नंबर पर गाजियाबाद आया है, और 15वें नंबर पर मेरठ आया है, 23वें पर कानपुर है, 24वें पर लखनऊ है, और 28वें नंबर पर है प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? यानी कि दूसरे नंबर पर आगरा आया है, ठीक। 11वें पर वाराणसी है, और 12वें पर गाजियाबाद, 15वें पर मेरठ है, और 23वें पर कानपुर है, 24वें पर लखनऊ, और 28वें पर प्रयागराज आया है। आगे देखते हैं श्रेणी 2 की बात करें तो इसमें जो 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या में दूसरे नंबर पर मुरादाबाद आया है दूसरी श्रेणी में, चौथे नंबर पर फिरोजाबाद आया है, 6वें नंबर पर बरेली, और 7वें पर झांसी आया है, 11वें नंबर पर आया है वो गोरखपुर है, और 24वें नंबर पर है वो हमारा नोएडा है, ठीक है। और जो तीसरी श्रेणी है वो 3 लाख से कम जनसंख्या वाली होती है, तो उसमें चौथे नंबर पर आया है रायबरेली, 16वें नंबर पर गजरौला, 28वें नंबर पर खुर्जा, और 33वें नंबर पर अनपरा आया है। तो ये तीसरी श्रेणी हो गई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव 2023 में हुए हैं उनमें देखेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सीटें हैं 90, ठीक है। कितनी है? 90 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जो इसका शुभंकर घोषित किया गया वो चुनई चिरई था, ठीक है। कौन सा? चुनई चिरई, ठीक, को शुभंकर घोषित किया गया। और सत्तारूढ़ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, उसको पराजित करके कौन? भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल किया। यानी कितनी सीटें मिली हैं? तो सीटों की बात करें तो जो बीजेपी को सीटें मिली हैं वो 54 सीटें मिली हैं, ठीक है। पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर यानी कि 54 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना ली। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और विष्णुदेव साय ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण राव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण राव और विजय शर्मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आगे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? रमन सिंह को। जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनको विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कुल सीटों की बात की जाए तो कुल 230 सीटें हैं,
छत्तीसगढ़ में कितनी थी? 90 थी। मध्य प्रदेश में 230 हैं। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई है, यानी कि 230 में से 163 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। आगे देखेंगे मिजोरम विधानसभा। तो जो मिजोरम विधानसभा है उसमें सीटों की बात की जाए तो मिजोरम विधानसभा में सीटें हैं 40 और 27 सीटें जीतकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट जो जेपीएम पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है और जेपीएम पार्टी के जो नेता हैं वो लाल दुहोमा, ठीक है, लाल दुहोमा के ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, ठीक है। लाल दुहोमा के बारे में इम्पोर्टेंट है फैक्ट, इनको देखते हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। देखिए, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री व्यक्ति के संदर्भ में हैं, ठीक है। ये मिजोरम के कौन से छठे मुख्यमंत्री हैं और कौन ही है? पूर्व अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में ये शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। कौन सी? ये पूछा जाएगा। शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं, यानी कि ये इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ये तैनात रह चुके हैं, ठीक है। वर्ष 1984 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे, यानी कि ये सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। और वर्ष 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले ये पहले लोकसभा सांसद हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 5 स्टार है, इसको देखिए। वर्ष 1988 में दल बदल विरोधी जो कानून आया था, लागू किया गया था, उसके तहत अयोग्य घोषित होने वाले ये पहले लोकसभा के सांसद थे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव। तो जो राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या की बात की जाए तो 200 हैं, ठीक है। कुल 200 सीटों में से 199 विधानसभा सीटों के लिए ही चुनाव आयोजित किए गए थे, ठीक। 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो भजन लाल शर्मा बने हैं, ठीक है। भजन लाल शर्मा 2023 के विधानसभा चुनाव में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। किससे? सांगानेर विधानसभा से। और यह प्रथम अवसर है जब श्री शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं, पहली बार विधायक बने हैं। दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं तेलंगाना विधानसभा। तो तेलंगाना विधानसभा की बात करें तो उसमें सीटों की संख्या है 119 और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में कुल 119 सीटों में से 64 सीटें जीतकर, यानी कि 64 सीटें जीती है किसने? कांग्रेस ने, और 53.78% पर विजय प्राप्त की है, यानी कि इतना इनका वोट का मत प्रतिशत प्राप्त हुआ। फिर 7 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। कौन है? अनमुला रेवंत रेड्डी। ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। और अनमुला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। कौन से? दूसरे मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2023 के चुनाव में ये भी तेलंगाना के कोंडगल, ठीक है, कौन से? कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। कोडंगल विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए हैं। और जबकि मल्लू भट्टी विक्रमार्क ये तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया है। आगे देखते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल 99% बनेगा, श्योर है। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को हुई थी, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित
कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। तो 31 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, इसी दिन कहाँ पर ये? तो नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया था। इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके किसके? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और तीसरा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक, फिर है इस कार्यक्रम के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वो हैं जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर और हरियाणा एवं राजस्थान तीसरे नंबर पर है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालय निम्नवत हैं। देखिए, 3 मंत्रालयों की बात की गई तो पहला मंत्रालय है केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरे की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और तीसरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ये तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया। किसका? अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आएगा हमारा टॉपिक नमो भारत ट्रेन। ये भी इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। नमो भारत यानी भारत की पहली रैपिड रेल सेवा 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत ट्रेन दिया। ठीक है, उल्लेखनीय कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम क्या है? नमो भारत ट्रेन इसका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आएगा हमारा टॉपिक सांची। सांची ये भारत का पहला सौर शहर है। भारत का पहला सौर शहर 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची का भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया है। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और IIT कानपुर, ये इम्पोर्टेंट है, कौन? IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया सांची। सांची क्या है? ये भारत का पहला सौर शहर है। अब देखते हैं गांव, जो सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा है। मोढेरा कहाँ है? ये गुजरात में पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। देखिए, मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे यानी कि 24 घंटे 7 दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन यानी कि 7 दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। ये मोढेरा जो है, मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। किसके तहत? सूर्यग्राम परियोजना के तहत मोढेरा का लोकीकरण किया गया है, सौरीकरण किया गया है इसका। आगे देखते हैं। आगे आएगा हमारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 20 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 21 सितंबर 2023 को यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया।
28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। किस अधिनियम में? तो संविधान के 106वां संशोधन अधिनियम 2023, ठीक है, के रूप में अधिनियमित हो गया। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। महिला आरक्षण विधेयक ये अमृतकाल में नए संसद भवन में, देखिए नए संसद भवन में ये पहला है, ठीक है, नए संसद भवन में पारित होने वाला ये विधेयक है, ये पहला विधेयक है महिला आरक्षण विधेयक। इस विधेयक के पारित होने पर से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं की भागीदारी निश्चित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अब हमारा अगला है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन है, ठीक है। देखिए डी वाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा संस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, ठीक है। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो बना है वो केरल का है, जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला है, ठीक है। और जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आएगा हमारा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुब्बल्ली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। और 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है, ठीक है। और इससे पहले जो खिताब था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का नाम था, जिसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर, ठीक है। अब इसकी कितनी हो गई है? हुब्बल्ली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 8 की जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। अब भारत में सबसे यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन गया है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म 1507 मीटर है। ये कहाँ है? हुब्बल्ली, कर्नाटक। देखिए नेक्स्ट है हमारा, अगला आएगा विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी ADP एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले कौन कौन? देखिए बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट और फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल हैं, ठीक है। यूपी के कितने जिले हैं? 8 जिले। कोल्लम ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। कौन सा? वायनाड। और कोल्लम ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। आगे है हमारा गंगा डॉल्फिन, जो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। तो ये 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगेय डॉल्फिन को प्रदेश का जलीय जीव भी घोषित कर दिया है। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। 2008 में असम सरकार ने जलीय डॉल्फिन को
राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। जबकि वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है और जबकि देसी मांगुर जो है वो बिहार की राज्य मछली है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें। भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। कब की थी? 15 अगस्त 2020 को। ठीक है, अब अगला आएगा हमारा टॉपिक, नए संसद भवन का उद्घाटन। तो देखिए, औपनिवेशिक युग के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन वर्ष 1931 में किया गया था। ठीक है, नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है और ये त्रिभुजाकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। कितना है? 4 मंजिला है। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु कुल 888 सीटों की क्षमता है। ठीक है, कितने सांसद बैठेंगे? 888 की क्षमता है। और अतिरिक्त राज्यसभा हाल में कितने? 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। राज्यसभा में 384 और लोकसभा यानी कि जो नए संसद भवन में लोकसभा सदस्य कितने बैठेंगे? 888। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ठीक है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में जल निकायों की प्रथम गणना हुई। देखिए इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जो जनसंख्या निवासित है। हालांकि वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। ठीक है, देखते हैं आगे। जल निकायों की संख्या, शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में नंबर 1 पर क्या है? पश्चिम बंगाल है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर केरल है, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पर त्रिपुरा है। ठीक है, ये शहरी क्षेत्रों की बात की गई। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल जो है वो नंबर 1 पर बना है और ग्रामीण क्षेत्र में दूसरे नंबर पर जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है, चौथे पर उड़ीसा है और 5वें पर असम है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात हुई। शहरी क्षेत्र में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, ग्रामीण में भी नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, शहरी क्षेत्र में नंबर 2 पर तमिलनाडु है और ग्रामीण राज्य में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है हमारा। ठीक है, देखिए जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य जो बना है वो केरल बना है। ठीक है, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने जल बजट तैयार किया है, घोषित किया है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। ज्ञातव्य है कि हे आन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। मई 2017 में भिलार गांव जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है को देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था। जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। अब देखेंगे हम लोग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी बात करें तो ये 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया।
इस प्रोग्राम यानी कि इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया गया था। कहाँ, किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव है किबुतु, ठीक है, जो पूर्वी पॉइंट है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी और जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। ये वाइब्रेंट विलेज योजना जो है वो 2022-23 से 2025-26 तक के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 राज्यों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। ये तो हो गया वाइब्रेंट विलेज। आगे देखेंगे एकात्मता की मूर्ति। एकात्मता की मूर्ति की बात करें तो ये 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मता की मूर्ति का अनावरण किया। एकात्मता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के अंतर्गत ओमकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। और इस प्रतिमा की लंबाई की बात करें, ऊंचाई, तो ये 108 फीट इसकी ऊंचाई है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है। इस प्रतिमा का वैचारिक स्केच प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार वासुदेव कामत ने तैयार किया है। किसने? वासुदेव कामत ने तैयार किया है। और इसी स्केच के आधार पर ही सोलापुर महाराष्ट्र के एक कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने एकात्मता की मूर्ति का निर्णय किया है। अब ये कहाँ लगाई जाएगी? ऐसी मूर्ति सोलापुर महाराष्ट्र के, ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की बात करें तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 5वां संस्करण है। कौन सा? ये 5वां संस्करण है 2022-23। आगे देखते हैं कुल प्राप्तांकों के आधार पर जो 5 शीर्ष राज्य हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, बड़े राज्यों में नंबर 1 पर आएगा केरल, दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे पर तमिलनाडु है और चौथे पर मध्य प्रदेश है और 5वें पर है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर। छोटे राज्यों में बात की जाए तो छोटे राज्यों में है नंबर 1 गोवा, दूसरे पर मणिपुर और तीसरे पर आएगा सिक्किम, ठीक। ये छोटे राज्यों की बात हो गई। आगे देखते हैं, अब आएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत और केन्या। देखिए, केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, कौन सा? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कितना $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की है, ठीक है। तो ये हो गया भारत केन्या। अब आगे देखते हैं भारत तंजानिया। भारत तंजानिया में देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन, कौन थी? सामिया सुलह हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी है। भारत ने फरवरी 2024 में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनने का निमंत्रण दिया था। तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। सदा यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, इसने भी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। किसने? तंजानिया ने। ठीक है, इसके बाद पहले क्या था हमारा? भारत केन्या, केन्या ने भी इसी में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है, और तंजानिया ने भी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे है हमारा भारत और ग्रीस। देखिए, ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की। ठीक है, ये किसने की है? ये प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस की यात्रा की है। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेक्लारोपोउलोऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह मोदी यानी कि श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि पहले विदेशी शासनाध्यक्ष को यह पुरस्कार दिया गया, इससे सम्मानित किया गया, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से। ठीक, आगे देखते हैं भारत और यूएई। भारत यूएई 15 जुलाई 2023 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी UNFCCC COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जावेर से मुलाकात की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अहमद अल जावेर। ठीक है, MOU का उद्देश्य अबू धाबी यूएई में IIT दिल्ली के परिसर की स्थापना करना है। ठीक है, कहाँ करना है? अबू धाबी में, यूएई में। कहाँ? किसकी? IIT दिल्ली के परिसर की स्थापना करना है। उल्लेखनीय है कि IIT दिल्ली एक ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की घोषणा की है। और पहले नंबर पर क्या है कि देखिए, IIT मद्रास एक ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। IIT मद्रास की विदेश परिसर जंजीबार जो तंजानिया में स्थापित किया जाएगा, और जो IIT दिल्ली है ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएई में। ठीक है, आगे देखने हैं, यहीं पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आगे नेक्स्ट मिलेंगे फिर, आप कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।